तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को एक बिल्डिंग के छत से किसी पर शूट करने के लिए निशाना लगाते हुए देखते हैं। उसके निशाने पर एक आदमी था जो एक लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था। वो आदमी अपनी दिल की बात उस लड़की से कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। इसीलिए अब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और इतने में ही इधर बिल्डिंग के छत से वो शख्स उस आदमी के दिल पर शूट कर देता है। एक्चुअली ये गोली प्यार की गोली थी जो उस आदमी के दिल पर असर करती है, जिसके बाद वो आदमी अपने दिल की बात उस लड़की से कह देता है और फिर वो शख्स उस लड़की को भी शूट करता है, जिससे वो लड़की भी उस आदमी का प्यार कबूल कर लेती है। इन दोनों को ऐसे देखकर उस कैफे में लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि वो कैफे इसी बात से मशहूर थी कि वहाँ जो भी कपल आता है उनकी शादी जरूर होती है। और अब हम वापस से उस शख्स को देखते हैं जो बिल्डिंग के छत से शूट कर रहा था। ये शख्स असल में एक प्यार का परी है और इसका नाम सैंग होता है, जो अपने 3 फेरी साथियों के साथ एक घर में रहता है, जिनमें से एक किसी वजह से डॉग में बदल गया था। सैंग अपने तीनों साथियों के साथ डिनर करने बैठा था, तभी डॉग शिकायत करने लगता है कि हम पिछले 500 सालों से काम कर रहे हैं, हमारा काम कब खत्म होगा। तो पाल कहता है कि जब तक वो तीर पूरी तरह गोल्डन नहीं हो जाती हम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकते, और तुम्हारी वजह से वो तीर पूरी गोल्डन नहीं हो रही है क्योंकि तुम अपना काम अच्छे से नहीं करते। तुम उन लोगों के ऊपर भी कुपेट तीर चला देते हो जो लोग एक दूसरे के लिए अच्छा मैच नहीं होते, इसलिए तुम घर पर ही रहा करो, बाकी का काम हम देख लेंगे। जिस पर डॉन्ग गुस्से में कहता है ये सब मेरी वजह से नहीं है, ये सब सैंग की वजह से है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि 500 साल पहले डोंग चिल किसी पर कुपेट तीर चलाता है जो कि चूक जाता है और तभी अचानक वहां असली तीर चलने लगती है। इसलिए सैंग वहां खड़ी लड़की को तीर लगने से बचाते हुए सारे तीर अपनी पीठ पर ले लेता है, जिससे उसके और उसके साथियों के पंख जल जाते हैं और डोंग चिल जिसने कुपिट तीर चलाई थी वो डॉग में बदल जाता है। ये याद करके सैंग उन सब से माफी मांगता है तो पाल कहता है कि कोई बात नहीं, अब हमें बस थोड़ा और ही काम करना है, वो तीर अब पूरी तरह गोल्डन होने ही वाली है। अगले सीन में हम डोंगू और पाल को अपना काम करते हुए देखते हैं, जिस दौरान वो आपस में बात करते हैं कि क्या उस लड़की ने दोबारा जन्म लिया होगा जिसे बचाने के चक्कर में हमें ये सजा मिली थी। तो डोंगू कहता है उसने तो अब तक कई जन्म ले लिए होंगे। और अब अगले दिन हमें एक जानवरों की क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी फीमेल लीड रियोन एक डॉक्टर थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे डेट करना चाहता था। आज एक शख्स रियोन को प्रपोज करता है, लेकिन रियोन उसे मना कर देती है। इधर नर्सेस को हम आपस में बातें करते हुए देखते हैं जो रियोन के बारे में बातें कर रही होती है कि उसके पीछे लड़कों की लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन फिर भी वो किसी को डेट नहीं कर सकती क्योंकि वो जिसे भी डेट करती है वो मरते मरते बचता है। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में अब प्यार की उम्मीद छोड़ दी है। नर्सेस आपस में ये भी बातें करती है कि रियोन एक अनाथ लड़की है, इसीलिए वो बचपन से ही अकेली है और उसे कभी अपने माँ बाप का भी प्यार नहीं मिला। इस बात से उन्हें रियोन के लिए और भी बुरा लगता है। अगले सीन में हम रियोन को देखते हैं जो एक पहाड़ पर अकेली बैठकर पूरे श्रद्धा से माफी मांग रही थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि 3 साल पहले रियोन अपनी फ्रेंड के साथ एक कार्ड रीडर के पास गई थी, जिसने उसे बताया था कि उसने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसीलिए उसे ना तो अब तक उसका प्यार मिला और ना ही उसके पिछले जन्मों में कोई प्यार करने वाला मिला था। लेकिन इस जन्म में उसे कोई मिलने वाला है, जिसके लिए वो कार्ड रीडर रियोन को पहाड़ पर जाकर पूरे 1000 दिनों तक लगातार माफी मांगने को कहता है और कहता है कि 1000वें दिन तुम्हें इसी पहाड़ी पर कोई मिलेगा जो तुम्हें प्यार करेगा। और आज रियोन का माफी मांगने का 993वां दिन हो चुका था। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रियोन वापस जा रही थी। वापस लौटते हुए उसके पास से सैंग गुजरता है। सैंग को देखकर रियोन को कुछ महसूस होता है। वो खुद से कहती है कि कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। और फिर हम सैंग को देखते हैं जो उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है जहां रियोन कुछ देर पहले बैठकर माफी मांग रही थी। सैंग के पंख लगभग रिकवर हो चुके थे। फिर सैंग अपने दोस्तों के साथ लव रूम आया होता है। वहाँ के ऑनर उनका खूब खातिरदारी करते हैं। एक्चुअली यहाँ के ऑनर को पता था कि ये लोग कुपिड है जो लोगों को प्यार करवाते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से इनका बिजनेस पीढ़ी
दर पीढ़ी चलता आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इन लव रूम के मालिक इन कुपिड फेरी का राज ही रखते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनका इतना अच्छा बिजनेस उनके वजह से ही चल रहा है। और ऐसे ये कुपिड फेरी इंसानों के बीच बिना किसी की नजर में आए पिछले 500 सालों से रह रहे हैं। अगले सीन में फिर से सैंग को देखते हैं, जो फिर से उसी पहाड़ पर आया हुआ होता है। वो इस पहाड़ पर अक्सर आया करता था, क्योंकि इस पहाड़ से उसकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी थी। वो वहीं खड़ा होता है, तभी उसे डोंगू का कॉल आता है। वो सैंग पर गुस्सा करते हुए उसे जल्दी से जल्द घर बुलाता है। सैंग अपनी गाड़ी निकालने जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने किसी और की गाड़ी लगी थी, इसीलिए वो उस गाड़ी के मालिक को ढूंढने के लिए पास के रेस्टोरेंट में जाता है और गाड़ी का नंबर बताते हुए सभी से पूछता है कि वो गाड़ी किसकी है। रियोन भी वहीं ड्रिंक करके नशे में पूरी तरह डूबी हुई होती है। रियोन सैंग को देखती है, सैंग की नजर भी रियोन पर पड़ती है। रियोन उठकर सैंग की तरफ बढ़ने लगती है और उसे हनी बुलाती है, लेकिन इतने में ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसे रेस्टोरेंट के मालिक सैंग को रियोन को वहाँ से ले जाने को कहती है, तो सैंग कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन होटल के मालिक फिर भी सैंग को रियोन को वहाँ से ले जाने के लिए फोर्स करती है और उसे रियोन का बिल भी पे करवाती है। इतने में वहाँ वो आदमी भी आ जाता है जिसकी गाड़ी सैंग के गाड़ी के आगे लगी थी। वो जाकर अपनी गाड़ी हटाता है, फिर सैंग रियोन को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने डॉग के साथ हाइकिंग पर उसी पहाड़ पर आई हुई थी, जहाँ उस डॉग को कुछ स्मेल आती है और वो एक जगह पर गड्ढा खोदने लगता है। वो औरत देखती है कि वहाँ किसी इंसान का कंकाल है। फिर वहाँ पुलिस आती है और उस जगह की जांच होती है और वहाँ से उस कंकाल को निकाला जाता है। उस कंकाल के पास से कुछ सामान भी मिलता है और उन्हें जांच से पता चलता है कि ये किसी हाई स्कूल की लड़की की डेड बॉडी है जो 1993 में लापता हुई थी। ये न्यूज टीवी पर भी आती है, जो सारे कुपिड फेरी अपने घर में बैठकर देख रहे थे। अगले दिन हम रियोन को देखते हैं, जिससे पुलिस स्टेशन में होश आती है। पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि एक शख्स उसे यहाँ कल रात छोड़कर गया था, लेकिन रियोन को कल रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और यहाँ हम सैंग को देखते हैं, जो नेशनल फॉरेंसिक सेंटर आया होता है। एक्चुअली उसे यहाँ से कॉल आया था और उसे जियोंगहा के बारे में बताया जाता है। जियोंगहा वही लड़की है जिसकी डेड बॉडी पहाड़ पर कल रात जमीन में दफन मिली थी। सैंग को ऑफिसर बताते हैं कि डेड बॉडी के साथ मिली हर चीज जो सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती थी, वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, इसीलिए कातिल को ढूंढने के लिए सबूत के तौर पर कुछ नहीं बचा। सैंग के मन में अब बस जियोंगहा के कुछ धुंधली यादें बची थी। जियोंगहा वो लड़की थी जिसे सैंग प्यार करता था। सैंग याद करता है कि जियोंगहा एक शाम अचानक लापता हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जियोंगहा का कुछ पता नहीं चला था। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम सैंग को पहाड़ी के उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर जियोंगहा की बॉडी मिली थी। सैंग बहुत दुखी था और वो कहता है कि मुझे अफसोस है कि इस जगह से मैं हजारों बार गुजरा हूँगा, लेकिन मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि तुम यहीं दफन हो। अब हमें वापस रियोन को दिखाया जाता है, जो पहाड़ से वापस लौटते हुए उसी रेस्टोरेंट में रुकती है और वहाँ की ऑनर से कल रात के बारे में पूछती है। वो औरत रियोन को सैंग के बारे में बताती है, लेकिन रियोन को अब भी उसके बारे में कुछ याद नहीं आता। रियोन वहीं बैठी होती है और वहाँ एक लड़की से मिलती है। दोनों साथ में बातें और ड्रिंक करते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन हम रियोन को देखते हैं, जहाँ क्लिनिक में उसकी एक नर्स उसे कुपिड एग्जीबिशन का टिकट देते हुए कहती है कि आपको यहाँ जाना चाहिए, क्या पता आपको आपका प्यार मिल जाए। रियोन को इसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो टिकट ले लेती है और वो शाम एग्जीबिशन में जाती है। इस एग्जीबिशन में सैंग भी आया हुआ था, जहाँ दोनों मिलते हैं और फाइनली रियोन सैंग को पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिसने कल रात उसे पुलिस स्टेशन में छोड़ा था। रियोन उसे कहती है कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन क्यों छोड़कर गए थे, तो सैंग कहता है कि मुझे तुम्हारा घर का एड्रेस नहीं पता था और मैं तुम्हें कोई अनजान जगह अकेले नहीं छोड़ सकता था, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं होता। रियोन उसकी इतनी फिक्र करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन सैंग उससे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। सैंग कहता है कि मुझे लोगों से रिश्ते जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो रियोन कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे
रिश्ते किसी से जुड़े। पता नहीं क्यूपिड किसी को मुझसे प्यार क्यों नहीं करवाता। उसके बाद रियोन और सैंग दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सैंग दूर से रियोन को देखने लगता है क्योंकि उसका ध्यान अभी भी रियोन की बातों पर ही टिका हुआ था कि कैसे उसका कोई मैच नहीं है। इसलिए वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ के लोगों को स्कैन करता है और देखता है कि सभी के पास एक रेड थ्रेड है जो ये दिखाता है कि सबसे कोई न कोई जुड़ा है, लेकिन रियोन की कोई थ्रेड नहीं दिखती जो ये दिखा रहा था कि रियोन का कोई मैच नहीं है। सैंग को ये बात अजीब लगती है और उसे रियोन के लिए बुरा भी लगता है। अगले सीन में न्यूज में ये दिखाया जाता है कि 40 वर्षीय महिला जिसका नाम योनसू है वो लापता हो गई। एक्चुअली ये वही लड़की है जिससे रियोन ने रेस्टोरेंट में दोस्ती की थी और उसके बाद से वो लड़की लापता थी। इस केस में कुछ लोग शक के दायरे में थे और जो सबसे पहला इंसान है जिस पर शक जा रहा है वो योनसू का बॉयफ्रेंड है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करते हुए वो उससे कहती है कि तुम्हारी कार में से खून के निशान मिले हैं और डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो योनसू का ही है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि योनसू के किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियोन और सैंग दोनों एग्जीबिशन से अपने अपने घर लौट आए थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ख्याल में खोए थे। सैंग के बारे में सोचते ही रियोन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वहीं सैंग अपने सपनों में रियोन को देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ योनसू के केस की जांच पड़ताल जारी थी। इस केस का इंचार्ज जेही नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेही को कॉल आता है कि उसकी टीम के ऑफिसर के कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 ऑफिसर मर गए हैं। इसीलिए अब ये लोग यहाँ से उन ऑफिसर के फ्यूनरल पर आते हैं जहाँ सारी टीम बैठकर डिस्कस करती है कि ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हुआ है, वो अस्पताल में एडमिट है, उनके साथ उनका डॉग भी था और वो भी बुरी तरह जख्मी हुआ है और वो भी अभी जानवरों के अस्पताल में एडमिट है। यही उन लोगों से जानवरों के अस्पताल का पता मांगता है और वो रियोन के क्लिनिक पहुंच जाता है। एक्चुअली रियोन ने उस डॉग का ऑपरेशन किया था। यही जब रियोन को देखता है तो उसकी नजर रियोन पर ही रुक जाती है और उससे भी रियोन से पहली नजर में प्यार हो जाता है। तभी उसे पीछे से एक आदमी उसका वेटिंग नंबर देकर उसे बैठा देता है। और अब हम यहाँ सैंग के घर में देखते हैं कि डोंगचिल जो अब वापस एक इंसान बन गया है वो रेडी होकर कहीं जा रहा होता है। उसके दोस्तों के पूछने पर वो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बताओगे कि तुम 6 महीने से कहाँ गायब थे। तो डोंगचिल कहता है कि वो मैं देख लूंगा। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं बहुत बीमार था इसीलिए पिछले 6 महीनों से मैं अस्पताल में था। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम इतने बीमार थे, मैं तो तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। वो डोंगचिल को इतने दिनों तक गायब रहने के लिए माफ कर देती है और फिर किस करने के लिए अपनी आंखें बंद करती है। लेकिन जब डोंगचिल उससे किस करने वाला होता है तभी वो अचानक से फिर से डॉग बन जाता है। वो लड़की जब अपनी आंखें खोलती है तो डोंगचिल को नहीं पाती तो वो अपने आसपास डोंगचिल को ढूंढने लगती है। जब वो नहीं मिलता तो वो गुस्से में कहती है कि वो कमीना फिर से गायब हो गया, अगर वो इस बार लौटा तो अब कभी उसे डेट नहीं करूंगी। डोंगचिल जो डॉग बन गया था वो वहीं सब कुछ सुन रहा था। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और घर लौटकर उदास होकर सोफे पर पड़ा रहता है। सैंग को डोंगचिल की तबीयत ठीक नहीं लगती तो वो उसे डॉक्टर के पास दिखाने लाता है। एक्चुअली वो रियोन के क्लिनिक में ही डोंगचिल को दिखाने लाता है और वो यहाँ इतनी लंबी लाइन देखकर हैरान रह जाता है। फिर एक आदमी उसे वेटिंग नंबर देकर बैठा देता है। इसी दौरान सैंग की नजर जेही पर पड़ती है जो सैंग को ही देख रहा होता है। सैंग जेही को देखकर याद करता है कि 500 साल पहले उस हादसे के दौरान जेही उस वक्त का राजा था जो उस हादसे के दौरान वहीं पर मौजूद था। तभी रियोन अपने केबिन से डॉग को लेकर बाहर आती है और उसे उसके मालिक को दे देती है। उसकी आवाज सुनकर सैंग का ध्यान उसकी तरफ खींचता है और रियोन की भी नजर सैंग पर पड़ती है। तभी नर्स आकर रियोन को बताती है कि कल रात उसने जिस डॉग का ऑपरेशन किया था उसका मालिक मर चुका है। इसीलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब उस डॉग का क्या होगा। तभी जेही बीच में आकर कहता है कि उस डॉग को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, आप मुझे प्रोसेस बताइए। और यहाँ हम देखते हैं कि पहाड़ों पर अभी योनसू के गायब होने का जांच चल रहा होता है। इसी दौरान इन्हें दूर से आग की लपटें दिखाई देती है। वो लोग नजदीक जाकर देखते हैं तो पहाड़ी पर जो रेस्टोरेंट था उसी में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड आग को बुझा रही होती है। फिर
फिर हम वापस रियोन के क्लिनिक का सीन देखते हैं, जहाँ रियोन जेही को अपने केबिन में बुलाकर उसके डॉग के बारे में बोलती है कि अगर आपको पहले कोई डॉग के पालने का तजुर्बा नहीं है तो इस पेशेंट डॉग को आपके लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा। जेही कहता है कि अरे नहीं, मैं संभाल लूंगा, और वो रियोन से फ्लर्ट करने लगता है। जो डोंग चुल केबिन के बाहर से देख रहा था वो सैंग को बताता है कि वो देखो, वो उससे फ्लर्ट कर रहा है। तो सैंग भी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है और फिर अब सैंग की बारी आती है। सैंग रियोन के केबिन के अंदर जाता है। रियोन सैंग को देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। सैंग उससे पूछता है कि क्या तुम इसी तरह लोगों से फ्लर्ट करती हो? इससे पहले जो आदमी आया था तुम उससे भी फ्लर्ट कर रही थी, और जो बाहर सारे पेशेंट बैठे हैं सभी से तुम फ्लर्ट करती हो, इसी वजह से तुम्हारा कोई मैच नहीं है। तो रियोन कहती है अरे ऐसा नहीं है, लेकिन सैंग वहाँ से डोंग चुल को लेकर चला जाता है। अब अगले सीन में हम जेही को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ आग लगी थी, जो अब बुझाई जा चुकी थी। उस आग में होटल का ऑनर भी जलकर मर गया था। वो अनुमान लगाते हैं कि जरूर होटल के मालकिन से गलती हुई होगी और गैस खुला रह गया होगा, जिस वजह से आग लगी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि योनसू केस का दूसरा गवाह भी मर गया। इससे इन लोगों को यकीन हो जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इन्हें जानबूझकर मारा गया है। जेही कहता है लेकिन अभी हमारे पास एक गवाह बाकी है। सीसीटीवी में योनसू को आखिरी बार इस रेस्टोरेंट से निकलते हुए एक लड़की के साथ देखा गया है, इसीलिए वो भी इस केस की एक गवाह है। एक्चुअली ये लड़की रियोन थी, पर अभी तक उस लड़की की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि सीसीटीवी वाली लड़की रियोन ही है। और यहाँ सैंग रियोन के क्लिनिक से अपने घर के लिए निकलने वाला था, लेकिन तभी रियोन के सामने वाले क्लिनिक की डॉक्टर आकर सैंग को अपने क्लिनिक में आने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन वो उसे मना करता है। इतने में रियोन भी अपना काम खत्म करके अपनी क्लिनिक से जा रही थी। उसे जाता देख के सैंग उस डॉक्टर से अपना पीछा छुड़वाकर वहाँ से निकल जाता है। और हम यहाँ रियोन को देखते हैं जो एक अंधेरी गली से गुजर रही होती है। तभी अचानक पीछे से कोई शख्स उसका पीछा करने लगता है। रियोन भागने लगती है, लेकिन वो भागते हुए गिर जाती है। वो शख्स रियोन को मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से सैंग आकर उसे बचा लेता है। और फिर सैंग और उस आदमी के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। इस दौरान दो भारी गमले ऊपर से रियोन के ऊपर गिरने वाले होते हैं, जो सैंग बीच में आकर खुद पर ले लेता है। और मौका मिलते ही वो हमला करने वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। रियोन खड़ी होती है और सैंग को अच्छी तरह देखने के बाद हैरानी से पूछती है कि क्या तुम्हें इतनी लड़ाई के बाद भी कोई चोट नहीं लगी? इतने में तो तुम्हारा हाथ पैर सब टूट जाना चाहिए। तो सैंग कहता है कि तुम ये कैसी मनहूस बातें कर रही हो? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मेरे लिए ऐसी बातें कह रहे हो। तो रियोन कहती है अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मेरे पास जो भी लड़का आता है उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही जगह जाना था। ये जानकर रियोन फिर से किस्मत की बात करने लगती है कि किस्मत चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन सैंग फिर से उसकी इस किस्मत वाली बात को मानने से इनकार कर देता है। अगले दिन रियोन सैंग से मिलने के लिए बहाने से सैंग को कॉल करती है कि डोंग चिल का वजन बढ़ गया है, इसीलिए उसका चेकअप कराना बहुत जरूरी है, और उससे डोंग चिल को लेकर क्लिनिक बुलाती है। सैंग डोंग चिल को लेकर क्लिनिक आता है और रियोन से मिलता है। रियोन बातों ही बातों में सैंग को डिनर के लिए पूछ लेती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोन लव रूम आई थी, जहां उसे सैंग ने ही बुलाया था। वो दोनों साथ बैठकर डिनर ऑर्डर करते हैं, जिसके लिए रियोन पे करने वाली थी, क्योंकि रियोन की दोस्त ने बताया था कि अगर वो फर्स्ट डेट पर पे करेगी तो उसका इम्प्रेशन सैंग पर अच्छा पड़ेगा। लेकिन इस होटल का मेनू देखकर रियोन के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के सारे खाने बहुत महंगे थे। लेकिन फिर भी रियोन हिम्मत करके मन बना लेती है कि वो सैंग को इम्प्रेस करने के लिए एक बार तो खाने की पेमेंट कर ही सकती है। वो लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं। फिर सैंग रियोन को बताता है कि ये जगह कपल्स के लिए फेमस है। जो यहाँ ब्लाइंड डेट पर आते हैं वो यहाँ से कपल बनकर ही निकलते हैं। तो रियोन एक्साइटेड होकर पूछती है क्या हम डेट पर आए हैं? तो सैंग कहता है नहीं, मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस तरह का लड़का चाहती हो। क्या पता यहाँ कुपिड तुम पर भी तीर चला दे। तो बताओ क्या तुम्हारा क्लिनिक में आने वाला कोई लड़का तुम्हें पसंद है? एक्चुअली सैंग यहाँ जेही के बारे में
जानना चाहता था। तो रेयोन कहती है नहीं, मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं। तो सैंग कहता है तुम्हारी इतने नखरे हैं, इस वजह से तुम अब तक सिंगल हो। जिस पर रेयोन सैंग की बात काटते हुए कहती है कि क्या तुम कभी किसी को डेट नहीं करना चाहते? तो सैंग कहता है कि नहीं, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो रेयोन कहती है क्या पता तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाए, तब तुम क्या करोगे? इसका सैंग कोई जवाब नहीं देता। और उसके बाद जब इन लोगों का डिनर हो जाता है तो रेयोन पैसे पे करने जाती है, लेकिन वहाँ का रिसेप्शनिस्ट कहता है कि सैंग ने ऑलरेडी पे कर दिया। ये जानकर रेयोन को गुस्सा आ जाता है और वो सैंग से लड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि सैंग उसे दोबारा नहीं मिलना चाहता, इसलिए वो पे करके उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। रेयोन को गुस्सा करता देख सैंग भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और दोनों लड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। रेयोन गुस्से में आग बबूला होकर घर पहुँचती है और सैंग के बारे में सोचते हुए कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते तो अब मैं गॉड से तुम्हें ही मांगूंगी। अगले दिन रेयोन जब पहाड़ पर हर रोज की तरह अपनी गुनाहों की माफी मांगने जाती है, तभी वो ये भी प्रार्थना करती है कि 1000वें दिन जो लड़का उससे मिलने वाला है वो सैंग ही हो। तभी उसे लगता है कि उसके पास एक तस्वीर भी होनी चाहिए जिसे दिखाकर वो एग्जैक्टली सैंग को ही मांग सके। और जब वो पहाड़ से वापस लौट रही थी तो उसे वहाँ सैंग आता हुआ दिखता है। वो सैंग को रोकती है और उसकी एक तस्वीर ले लेती है। सैंग उससे कहता है कि मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, लेकिन रेयोन उसकी बात नहीं मानती और इसी छीना झपटी में रेयोन का पैर फिसलता है और वो सैंग के बाहों में गिर जाती है। रेयोन कहती है क्यों ना हम बैठकर बातें करें। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रेयोन सैंग को बताती है कि मैं इस पहाड़ पर पिछले 997 दिनों से हर रोज यहाँ माफी मांगने के लिए आती हूँ। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिस वजह से मुझे ये शराप मिला कि मेरा कोई जीवन साथी ना हो। रेयोन कहती है मुझे ये बात एक कार्ड रीडर ने बताई थी और उसी ने कहा था कि मुझे यहाँ 1000 दिनों तक माफी मांगनी होगी और तब से मैं यहाँ हर रोज माफी मांगने आती हूँ ताकि मेरा भी कोई जीवन साथी हो। फिर रेयोन सैंग से पूछती है तुम किसी से प्यार क्यों नहीं करना चाहते? तो सैंग बताता है कि मैं चाहकर भी किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैं एक बार ये गलती कर चुका हूँ और इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। इसके बाद जब ये लोग घर लौटने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक आदमी अपनी गाड़ी निकालने आता है। सैंग उसकी हाथों पर एक निशान देखता है जो उसने उस शख्स के हाथों पर दिया था जब कल रात उसने रेयोन पर हमला किया था। सैंग उससे पकड़कर पूछता है कि बताओ तुम रेयोन को क्यों मारना चाहते थे, और रेयोन भी पुलिस को कॉल करने की धमकी देने लगती है। इसीलिए वो आदमी बताता है कि उसे रेयोन के क्लिनिक के सामने वाले क्लिनिक की डॉक्टर ने भेजा था। तो ये लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस रेयोन को डराना चाहती थी क्योंकि उसकी क्लिनिक की वजह से मेरी क्लिनिक अच्छी नहीं चल रही है। रेयोन उसे माफ कर देती है। फिर सैंग और रेयोन वहाँ से चले जाते हैं। सैंग रेयोन से कहता है कि तुम्हें अपने किसी फैमिली मेंबर को तुम्हें क्लिनिक से रोज तुम्हें लेने आने के लिए कहना चाहिए। तो रेयोन बताती है कि मेरा कोई भी फैमिली नहीं है, जब मैं छोटी थी तो कोई मुझे अनाथालय छोड़ गया था, इसलिए मैं बचपन से ही अकेली हूँ। ये सुनकर सैंग को रेयोन के लिए और भी बुरा लगने लगता है। इसके बाद हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिनका नाम सामसिक है। ये वही है जो इंसानों को जोड़े बनाते हैं। सामसिक एक बच्चे से बात कर रहे होते हैं। वो बच्चा अपने माँ बाप की शिकायत कर रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते, तो उनकी जोड़ी बनी ही क्यों। जिस पर सामसिक कहते हैं कि तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कोई याद आ गया, और फिर हमें 500 साल पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंग का भी यही मानना था कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं सिर्फ उन्हीं की ही जोड़ियां बननी चाहिए। इसीलिए वो हमेशा ऐसे लोगों पर ही तीर चलाया करता था जो एक दूसरे के प्यार में होते थे। इसी तरह एक बार जब वो लड़की पर तीर चलाने वाला था तभी गलती से वो तीर उसे खुद ही लग जाती है। एक्चुअली वो लड़की सोही राजमहल की दासी थी जिसे वहाँ के बड़े राजकुमार से प्यार था, और ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि जेही का पिछला जन्म था, और शायद राजकुमार को भी सोही से प्यार था, लेकिन उसमें अपने प्यार को मनाने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए सैंग सोही पर जोही के प्यार का तीर चलाना चाहता था, लेकिन वो तीर उसे खुद ही लग जाती है और इनका लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। इसी दौरान राजा की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से राज्य का कार्यभार
जेही को संभालना पड़ता है, जिससे छोटे राजकुमार की माँ खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, इसीलिए वो जेही को मारने का प्लान बना लेती है। लेकिन सोही प्लान सुन लेती है और उन लोगों को भी सोही का पता चल जाता है, इसलिए वो सोही को मारने के लिए सैनिक भेजते हैं। लेकिन सैंग अपने दिल के आगे मजबूर नियति के खिलाफ जाकर सोही को बचा लेता है। तब उसके सामने सामसिक आकर कहते हैं कि तुम किस्मत से लड़ने की गलती कर रहे हो। और फिर सामसिक सैंग और उसके बाकी फेरी दोस्तों के साथ एक आग के घेरे में कैद कर देते हैं। लेकिन सैंग के प्यार की तीर का असर इतना गहरा था कि सामसिक से डरे बिना वो किस्मत से लड़ने के लिए आग के घेरे के बाहर आ जाता है, जिससे उसके पंख जल जाते हैं। और इधर महल में अफरा तफरी मच जाती है। महल में जंग छिड़ी हुई थी। इसी के साथ प्रेजेंट में जेही की आंख खुलती है। वो ये सब अपने सपनों में देख रहा था। एक्चुअली उसे पहले भी कई बार अपने पिछले जन्म के धुंधली यादें दिखाई देती थी, जिसे लेकर वो हमेशा कंफ्यूज रहता था। और इधर हम देखते हैं कि सैंग रियोन के अकेलापन के बारे में बहुत सोचने के बाद वो उससे मिलने आता है और कहता है कि अब तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगा, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। लेकिन रियोन उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो बेवकूफ अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि रियोन को वही पसंद है। इसीलिए रियोन गुस्से में सैंग को गालियां देते हुए वहाँ से चली जाती है। सैंग को उसकी बातें फिर से समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो रियोन के लिए लड़का देखना शुरू कर देता है और वो एक लड़के को पसंद करके उसकी तस्वीर रियोन को भेजता है। लेकिन रियोन साफ शब्दों में उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझे कोई एक्टर जैसा लड़का चाहिए। तो सैंग खुद से कहता है कि अब ये लड़की हद कर रही है, इसी वजह से इसका अब तक कोई मैच नहीं बना। और यहाँ रियोन भी खुद से कहती है तुम चाहे मेरे लिए किसी को भी ढूंढ लाओ, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। फिर जब रियोन अपने घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके बिल्डिंग की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। एक्चुअली ये लड़की भी योनसो केस की एक गवाह थी, जो अब बाकी गवाहों की तरह मारी गई। ये सारी खबर न्यूज में आती है, जो सैंग भी देखता है और उसे ये केस जियोंग हा के केस की तरह लग रही थी। इसलिए अगले दिन वो उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है जो 29 साल पहले जियोंग हा का केस देख रहे थे। सैंग उनसे योनसो का एड्रेस मांगता है और वहाँ जाकर उसकी बहन से पूछताछ करने के बाद वो सीधा जेहे से मिलने पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो जेहे को बताता है कि 29 साल पहले वाले केस और ये केस दोनों आपस में जुड़े हैं। 29 साल पहले मरने वाली सभी लड़कियों के पास एक रेड नोटबुक मिली थी और इस केस में योनसू के पास भी एक रेड नोटबुक मिली है। सैंग कहता है मेरे हिसाब से इन सब लड़कियों ने कोई न कोई ऐसे गुनाह किए हैं जो 500 साल पहले के जमाने में करने पर लड़कियों को मार दिया जाता था। लेकिन जेही सैंग की इन बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन रियोन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर जल्दी पहाड़ पर जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज 1000वां दिन था। उसके वहाँ जाने के बाद जेही अपने डॉग को लेने आता है जो अब ठीक हो चुका था। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है तो वहाँ की नर्स अपना छाता जेही को देती है। जेही वो छाता देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो छाता योनसू के केस के सबूत से जुड़ा था। जेही उस नर्स से पूछता है कि क्या तुमने पिछले दिनों में इस छाते का इस्तेमाल किया था? तो वो लड़की बोलती है नहीं, ये पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर रियोन के पास था। ये सुनकर जेही घबरा जाता है और वो हड़बड़ाहट में रियोन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि अगर हादसे वाले रात ये छाता रियोन के पास था तो रियोन भी इस केस की एक गवाह है। और डरने वाली बात ये थी कि इस केस के सारे गवाह एक एक करके मारे जा रहे थे। जोही के जाने के बाद सैंग भी हर रोज की तरह डोंगचुल को लेकर वहाँ आता है, क्योंकि अब उसे भी रियोन से हर रोज मिलना अच्छा लगने लगा था। क्लिनिक पहुँचते ही उसे पता चलता है कि आज रियोन छुट्टी पर है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो नर्स को बातें करते हुए सुनता है कि रियोन योनसू के केस की गवाह है। ये सुनकर सैंग भी घबरा जाता है और वो पूछता है कि रियोन उसे अभी कहाँ मिलेगी। तो रियोन की कोवर्कर उसे बताती है कि वो पहाड़ पर गई होगी, जिसके बाद सैंग भी पहाड़ पर चला जाता है। लेकिन उसे वहाँ रियोन की जगह सामसिक मिलता है। सामसिक सैंग को कहते हैं कि तुम अपनी गलतियाँ दोहरा रहे हो, इस बार भी अंजाम पिछली बार की तरह भयानक होगा। ये सुनकर सैंग को गुस्सा आ जाता है और वो सामसिक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उन्हें छू भी नहीं पाता और उसके पंख फिर से जल जाते हैं और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर हमें 500 साल पहले का सीन दिखाया जाता
होता है जब इसी तरह सामसिक ने सैंग को रोका था और तब सोही मारी गई थी। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेयोन उसे पहाड़ से गिराकर मारने वाली है, लेकिन जेहेई आकर उसे बचा लेता है। फिर वो उससे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां सॉन्ग पहले से ही वहां पहुंचा हुआ होता है। वो पुलिस स्टेशन रेयोन के लापता होने का रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था, लेकिन इतने में रेयोन वहां आ जाती है। फिर जब जेही रेयोन से पूछताछ करता है तो वो बताती है कि उस हादसे वाली रात योनसू बहुत उदास लग रही थी और कह रही थी कि उसने प्यार करके कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह वाली बात सुनकर जेही को सैंग की बात याद आती है, इसीलिए वो चीफ ऑफिसर से 29 साल पहले वाले केस के बारे में जानना चाहता है। उसके बाद सैंग को भी ऑफिशियली योनसू के केस पर काम करने के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है, क्योंकि ये केस बहुत हद तक 1993 वाले केस से मिलती है और 1993 के केस की सारी जानकारी सैंग के पास थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 1993 के केस का इंचार्ज सैंग ही था, मतलब वो पुलिस की तरह भी काम कर चुका है, तभी उसके पास इस केस की इतनी सारी जानकारी थी। तब वो जियोंगा केस के कातिल तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसकी किस्मत ने एंड मोमेंट पर उसका साथ छोड़ दिया और वो उसी वक्त अपनी रीजनरेशन फेज में चला गया था। इस दौरान उसके पंख वापस आ गए थे और इस दौरान जब वो यहाँ नहीं था तो जियोंगा केस को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 29 साल के बाद वही केस योनसू के केस के साथ जुड़ रहा है, जिस पर अब सैंग भी जेही के साथ काम करेगा। सैंग केस को सॉल्व करने में इतना बिजी हो जाता है कि वो रेयोन के कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता, इसीलिए रेयोन सैंग से मिलने पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो सैंग को लेकर बातें करने बाहर जाती है। इसी दौरान एक आदमी कुरियर बॉय बनकर जेही को एनवेलप देता है। जेही उस एनवेलप को खोलकर देखता है तो उसमें 1993 के केस से जुड़े कुछ तस्वीरें थी, जिनमें से एक तस्वीर में सैंग भी एक पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में था। जेही ये देखकर हैरान हो जाता है और इधर रेयोन सैंग से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो सैंग इनकार कर देता है। तो रेयोन पूछती है तो फिर हमारा क्या रिश्ता है? सैंग इसका जवाब नहीं दे पाता। तभी वहाँ जेही आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो सैंग से कोई सवाल करता, रेयोन उससे कहती है कि आज तुम मुझे घर छोड़ने चलो और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन हम रेयोन को अकेला उदास बैठा हुआ देखते हैं। वो अपने दिल के आगे मजबूर थी। सैंग के उसे भाव ना देने के बावजूद भी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। वो इसी सोच में उदास बैठी थी। तभी वहाँ जेही आ जाता है और दोनों साथ ड्रिंक करते हैं। रेयोन ने बहुत ज्यादा पी ली थी। जेही रेयोन को उसके घर ले आता है, लेकिन उसके जाने के बाद रेयोन फिर घर से निकल जाती है और सैंग को वॉइस मैसेज करके कहती है कि वो नशे में घर के बाहर अकेली है, अगर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी और इस दौरान ऐसा हो सकता है कि वो कातिल आकर मुझे भी मार दे। जिसके बाद सैंग जल्दी से रेयोन के पास आने के लिए निकलता है और वो उसे उसके घर लाकर छोड़ देता है। अगले दिन जब रेयोन को होश आता है तो उसे पिछली रात का कुछ याद नहीं होता। पिछली रात की उसकी यादें धुंधली थी। उसे पता नहीं था कि कल रात नशे में उसने सैंग के सामने कौन सी उल्टी सीधी हरकत कर दी, इसलिए वो अपना हाइप्नोसिस करवाती है, जिस दौरान उसे कल रात की बात याद आती है कि कल रात उसने सैंग को किस किया था। इसके तुरंत बाद रेयोन को अपनी दूसरी पिछली बात याद आती है कि वो एक गली से जा रही होती है और पीछे से अचानक कोई उस पर हमला कर देता है। तभी रेयोन डर कर जाग जाती है और हम देखते हैं कि जेही 1993 के केस वाली मिलियन फोटो को फॉरेंसिक टेस्ट करने दे देता है, जिसका रिजल्ट उसे चौंका देता है। तभी पुलिस स्टेशन में दो औरत और एक आदमी लड़ते हुए आते हैं। एक्चुअली ये आदमी शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी की दूसरी औरत के साथ अफेयर होता है, इसीलिए वो तीनों आपस में लड़ रहे थे। उस वक्त सैंग भी वही था। सैंग उन्हें लड़ता देख वो वहाँ से बाहर चला जाता है और जेही उसे जाता देख वो भी उसका पीछा करता है। यहाँ सैंग दूसरी बिल्डिंग से अपनी गन निकालकर पुलिस स्टेशन में उस आदमी पर शूट कर देता है, जिससे वो आदमी अपनी बीवी से फिर से प्यार करने लगता है और उससे अपनी गलतियों की माफी भी मांगता है। इधर जेही सैंग के पीछे बंदूक तान कर खड़ा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कल रात जब रेयोन ने उसे किस किया था तो सैंग भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी रेयोन को किस करने लगता है और इन्हें किस करते डोंगचिल देख रहा
होता है। डोंगचिल को सैंग की फिक्र होने लगती है क्योंकि सैंग एक बार फिर से अपनी किस्मत के खिलाफ जा रहा था, जिसका अंजाम फिर से भयानक हो सकता था। तो दोस्तों आगे की स्टोरी में हम देखेंगे कि आखिर वो कौन था जिसने योनसू को मारा और फिर उसके सारे गवाहों को भी। क्या सैंग रियोन से प्यार कर पाएगा? इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या सैंग अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा। दोस्तों आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो पर एटलीस्ट 3K लाइक्स कंप्लीट कर दे। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।